हाय किड्स, आज हम हैं PGIMER चंडीगढ़ में। बच्चे ये हॉस्पिटल इस्टेब्लिश हुआ था 1960 में। हॉस्पिटल के साथ साथ ये एक पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है और इस रीजन का एक टर्शरी लीडिंग हॉस्पिटल है। हिमाचल के, पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर के पेशेंट्स यहीं मेनली आते हैं, तो हमारे नॉर्थ रीजन के लिए ये हॉस्पिटल, ये जगह, ये इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज हमारा यहाँ आने का पर्पस है आपकी बात एक डॉक्टर के साथ करवाना, जो अपने एक्सपीरियंस से, जब वो स्टूडेंट थे, कैसे उन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया और क्या क्या उनके माइंड में कंफ्यूजन आती थी, कैसे वो लगे रहे, ये सब हमने आज आपको बताना है। हाय एवरीवन, वेलकम टू वेदांतु नीट मेड इजी। आई एम योर मास्टर टीचर अंबिका शर्मा और आज हमारे पास आप लोगों के लिए समथिंग बहुत कुछ अच्छा है। आज हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्टर प्रांजल से, जो क्या है, जो कि PGIMER में JR इंटरनल मेडिसिन। सो लेट्स टॉक विद द डॉक्टर। हाय सर, हाउ आर यू? हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर प्रांजल है। मैंने MBBS मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से किया है और मैंने मेडिसिन में इंटरनल मेडिसिन PGIMER चंडीगढ़ से किया है। तो आज मैं आपको एक जर्नी के बारे में बताना चाहता हूँ और मैं आपको उस जर्नी के थ्रू लेकर जाना चाहता हूँ, जिसके आप शायद से आज स्टार्टिंग पॉइंट पर हैं। मैं आप सबको बता दूं कि सर ने MD के एंट्रेंस में, सर आप प्लीज खुद बताइए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, बच्चों के लिए बहुत इंकरेजिंग रहेगा। प्लीज सर, प्लीज। मेरी थर्ड रैंक रही थी PGIMER एंट्रेंस में और 10th रैंक रही थी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्रेंस में। तो मतलब MBBS में भी आपने साथ के साथ अपनी जर्नी उसी तरह से, लाइक आफ्टर MBBS भी डेली आपका रूटीन था या लेटर ऑन आपने MD के लिए प्रिपेयर किया था? मैंने सेकंड ईयर के एंड में प्रिपरेशन स्टार्ट, मतलब थर्ड ईयर के स्टार्टिंग से ही तो फर्स्ट 2 इयर्स तो उतना हम शायद से वंस यू जॉइन MBBS तो आपके फ्री हो जाते हैं। तो सर आपकी रूटीन क्या रहती थी, लाइक कितने आवर्स आप पढ़ते थे? एग्जाम के नियर जब आप आए तो आपने क्या मतलब ऐसा किया कि नंबर ऑफ आवर्स पढ़ गए? तो क्या मतलब, एक तो आप मुझे आपसे दो चीजें चाहिए, लाइक एक तो उनके लिए बताइए जिनका एग्जाम एक्सपेक्टेड है जून जुलाई में, जो अभी बस उस फेज में है कि बस डू और डाई, और एक उनके लिए जो स्टार्ट करने वाले 11th। तो देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि मेरी मदर हमेशा एक ही बात कहती है कि पढ़ाई घंटों से नहीं, पढ़ाई किताबों से होती है। वेरी नाइस। तो जो बच्चे ये सुन रहे हैं जो भी 11th में जस्ट आए हैं, पहले तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि वो अपने बेसिक्स पर फोकस करें। एक दिन में यदि वो 2 से 3 घंटे भी रेगुलर स्टडी करें, मतलब आपको कोई एक्स्ट्रा नहीं करने की जरूरत कि आप दिन में 8 घंटे 9 घंटे पढ़ रहे हैं। आप अपने करिकुलम को मेटिकुलसली फॉलो करते रहे, जो आपको स्कूल में आपकी कोचिंग में पढ़ाई हो रही है आप उसको फॉलो करें। आप बायोलॉजी में रेगुलरली NCERT बुक्स को रीड करते रहें। फिजिक्स में आप एटलीस्ट 1.5 आवर्स डेली न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करें। तो मतलब ये आपके 2 इयर्स में चीज़ें काफ़ी इजी बना देगा लॉन्ग रन में, एज कम्पेयर टू कि अगर आप 11th के एंड में जस्ट डिसाइड करते हैं कि नहीं अब मुझे पढ़ाई शुरू करनी है, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ये मेरा आपको एडवाइस रहेगा कि आप कंटिन्यूसली रेगुलरली पढ़ें। भले ही आप 2 से 3 घंटे, 3 से 4 घंटे जितना आप मैक्सिमम पढ़ पाते हैं उतना पढ़ें, बट रेगुलर आई थिंक कांस्टेंट रहना ज़्यादा, कंसिस्टेंसी इज द की एज कम्पेयर टू पुटिंग 12 आवर्स अ डे फ्रॉम द डे 1। और उन लोगों के लिए जो जस्ट अब जिनका एग्जाम एक्सपेक्टेड है जून जुलाई में, तो देखिए, जिनका एग्जाम एक्सपेक्टेड है तो दिस इज योर टाइम, दिस इज योर डू और डाई मोमेंट। आपको काफी पढ़ने का टाइम ऑलरेडी मिल रहा है, क्योंकि आपके आई थिंक 2 साल से फिजिकल स्कूल्स नहीं हुए हैं, आपके बोर्ड एग्जाम्स भी डिले ही हुए जा रहे हैं, तो आपको बहुत एम्पल टाइम मिल रहा है। एंड व्हाट आई थिंक कि आप इस टाइम पे आपको एटलीस्ट 8-9 आवर्स ऑफ ट्रू एफर्ट, ट्रू हार्ड वर्क इस टाइम पर करना चाहिए। यू शुड गो थ्रू दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑल्सो, बिकॉज दैट विल गिव यू अ ह्यूज आइडिया कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है। आपको मॉक टेस्ट काफ़ी देने चाहिए, आपको सेल्फ टाइम करना चाहिए अपने आप को कि आप कितनी देर में वो एग्जाम खत्म कर पाते हैं, क्या आपको टाइम पर कर पा रहे हैं, यदि नहीं कर पा रहे तो आपको एनालाइज करना चाहिए। और दूसरा आपको कि कोई भी आप मॉक टेस्ट एंड में देते हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि आपके जो क्वेश्चन गलत हुए वो क्यों हुए हैं गलत, कि क्या आपको वो फैक्ट नहीं आता था, क्या वो एक रिकॉल एरर था, क्या आपको वो कॉन्सेप्ट से आप फेमिलियर ही नहीं थे। जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस तो आप दोबारा याद कर सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट्स आई थिंक प्रैक्टिस से ही। तो सर जैसे आपने 2014 में है ना, तभी आपने AIPMT को क्वालिफाई किया था, तो उस टाइम जैसे आपका प्योरली NCERT बेस्ड पेपर रहता था, क्या रहेगा उस पे आपका ओपिनियन? क्योंकि आजकल पेपर टोटली NCERT बेस्ड। ओके, हाँ, तो हमारे टाइम पर भी फ्रॉम व्हाट आई कैन रिकॉल द पेपर वाज मोस्टली NCERT बेस्ड एंड मतलब what I think it is mostly NCERT based only, and जो थोड़ा एडिशनल चीजें होती है वो आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और स्कूल्स में भी थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें तो बताई ही जाती हैं। तो आई डेफिनेटली थिंक कि हमें NCERT कैसी किताब है जिसकी
हर लाइन से वाकिफ होना चाहिए. We should be thorough with every word which is written in NCERT, because what I have seen is that people will usually twist those sentences, reframe it and then try to confuse you. So we should not fall into such traps. आपके साथ ऐसा रहा है, मतलब when you started? हाँ, तो like everyone, I also got 10 CGPA in class 10th and my parents are doctors. तो मैंने भी आगे साइंस स्ट्रीम विद बायो चूज किया था. उसके बाद जब मैं क्लास 11 में गया तो मैं काफ़ी निराश था अपने फर्स्ट रिजल्ट्स को देखकर कि शायद से ऑब्वियसली हम बचपन से जब टॉपर रहते हैं और अचानक से आपको लगता है 11th में ना कि आपको लगता है कि आपकी दुनिया पूरी पलट गई है. और मेरा ऐसा मानना है कि जब हम 11th क्लास में आते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज होती हैं. यानी जब सब हम 10th पास करते हैं तो सबको लगता है हाँ मेरे 100% आए हैं, मेरा 10 CGPA आया है, तो शायद से मैं साइंस स्ट्रीम लेकर के, बायो स्ट्रीम लेकर के बहुत ही अच्छा फेयर करूंगा. और जब हमारे 11th क्लास में फर्स्ट एग्जाम्स होते हैं, जब हमारे 100 में से 30 मार्क्स आते हैं, तो शायद से हमें अपनी लाइफ का फर्स्ट रियलिटी चेक मिलता है कि जो हमारा लाइफ का नेक्स्ट 2 इयर्स का जर्नी होने वाला है वो शायद से इतना ईजी नहीं है जितना हमने सोच रखा था. और हमें उस टाइम पर थोड़ा सा लगता है कि हमें लगता है कि क्या हम सही ब्रांच में आ गए, क्या हम सही जगह आए हैं और क्या हम ये कर पाएंगे. तो सर मतलब लाइक बायो में या ओवरऑल परफॉर्मेंस, या जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी इशू था, या फिर ओवरऑल आपको लगा कि मेरी परफॉर्मेंस कम या कुछ? तो देखिए, आई थिंक बायो में तो मुझे लगता है कि हम सब स्कोर कर पाते हैं, बिकॉज वो एक मोर फॉर रोड बेस्ड सब्जेक्ट है. वो आपकी लर्निंग एबिलिटी पर डिपेंड करता है कि आप कितना मेमोराइजिंग कि आप कितना याद कर सकते हैं. बट फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो शायद से सारे एस्पिरेंट्स के लिए थोड़ा टफ रहता है. उसमें थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है. बहुत बारी हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हमसे न्यूमेरिकल्स में हमें काफी तकलीफें आती है और शायद से हम जो न्यू कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हम कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते, अचानक से जो 11th क्लास में नए नए कॉन्सेप्ट्स जो हमारे लिए इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, रोटेशनल मोशन के, केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स के, इतनी सारी चीजें होती है जो हमें अता पता ही नहीं होता उनका क्लास 10 में, और हमें काफी तकलीफें महसूस होती है उसको. तो इनिशियली हाँ डेफिनेटली लगता है कि मुश्किल है, बट हमें इस समय पर जो ये इनिशियल पार्ट है इसमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा अल्टीमेट गोल क्या था. हम एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो हमें थोड़ा एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमें बहुत बारी लगता है कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, हमारे लिए फिजिक्स केमिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है. हमें बहुत बारी लगता है कि ये तो मेरी लाइफ में कभी काम नहीं आएगा. बिल्कुल सर, बच्चों ने मुझसे बहुत बारी ये चीज़ पूछी है. बट आई थिंक हमें जैसा भी सिस्टम है उसको एक्सेप्ट करके हमें अपने आप को अडेप्ट करना चाहिए उस सिस्टम को. और मुझे लगता है कि ठीक है, भले ही हमें थोड़ी तकलीफें होती हो पढ़ने में, समझने में, हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, बार बार उसको पढ़ लेना चाहिए, ताकि हम ये जो 2 साल कठिन फेज है अपनी लाइफ का, इसके बाद हम इसको क्रॉस कर सकें. और एक बार आप इसको क्रॉस कर लेंगे तो आपको कभी भी फिजिक्स केमिस्ट्री की तरफ दोबारा लाइफ में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे अनुसार. तो एक और चीज पूछूंगी, तो अपनी जर्नी में आपके साथ कभी हुआ, जैसे ये तो आपने बताया कि कई बार रोज आते थे, तो आप अपने आप को चार्ज अप कैसे करते थे? लाइक क्या आपका मोटिवेशन रहता था कि मुझे यार ये करना ही करना है? तो देखिए, आई थिंक हमें अपने लाइफ में ना को करिकुलर और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज की बहुत जरूरत होती है. मुझे बचपन से फुटबॉल देखना, फुटबॉल खेलना, स्पोर्ट्स खेलना बहुत पसंद रहा है. और मेरा जो भी ये बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनसे यही उनको एडवाइस रहेगी कि उनके पास एक हमेशा स्ट्रेस बस्टर होना चाहिए. जब भी उनको चीज़ें टफ लगे तो उनके पास एक अच्छा फॉल बैक ऑप्शन होना चाहिए. भले ही वो पेंटिंग करें, गाने गाएं, कुछ भी करें, बट ये स्ट्रेस बस्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको इन 2 साल काफ़ी हेल्प करेगी. कि बहुत बारी होगा कि आपको लगेगा कि ठीक है मेरे स्कूल में प्रेशर बढ़ रहा है, मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट के एग्जाम्स है उसका प्रेशर बढ़ रहा है, वहाँ पर अब सेल्फ डाउट होने लगता है जब आपके दोस्तों के आपसे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, फिर आपको लगता है कि क्या आप ये कर पाएंगे. तो इन सब टाइम्स पर अगर आपके पास एक अच्छा स्ट्रेस बस्टर ऑप्शन है तो वो आपको मतलब इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन द लॉन्ग रन. और दूसरे जैसे आजकल आपको पता है कि इंस्टा रील्स, तो क्या आप इनको सजेस्ट करते हो कि हमें ज्यादा टाइम इस पे देना चाहिए रादर देन लाइक किसी और चीज पे फोकस करें? मतलब आपकी क्या ओपिनियन है? नहीं, इंस्टा रील्स देखिए, जब मैं बच्चा था तो इंस्टा रील्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता था. एंड डेफिनेटली व्हाट आई थिंक कि इंस्टा रील्स से काफी ज्यादा हमारा टाइम ऑक्यूपाई हो जाता है. तो आई एम ऑल्सो गिल्टी. हम इंस्टाग्राम खोलते हैं, आधा घंटा 45 मिनट सोने के पहले हाफ एन आवर 1 आवर देखने लगते हैं. आई थिंक कि जिस स्टेज पर आप हैं यू कैन नॉट अफोर्ड दिस ना. मतलब देयर इज अ सर्टेन टाइम एंड प्लेस फॉर एवरीथिंग. एंड आई थिंक इन 11th and 12th वी हैव टू बी मोर फोकस्ड, बिकॉज these are the make and break years of your life. ये तो नहीं कहूँगा कि चीज़ें आसान हो जाएंगी, चीज़ें कभी आसान नहीं होगी, आगे भी मुश्किलें आती रहेंगी, बट आपका एटलीस्ट पाथ डिसाइड हो जाता है कि आप डेफिनेटली इस पाथ के लॉन्ग जाना चाहते हैं. एंड ये 11th and 12th आर योर करियर फॉर्मिंग ईयर्स.
तो इनमें मेरा यही मानना है कि आप जितना डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड कर सकें वो बेटर रहेगा, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज अ टू एज स्वॉर्ड। आजकल हमारे पास, जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो इंटरनेट पे वीडियोस तो कोई अवेलेबल नहीं होते थे, हमें तो फिजिकल कोचिंग में जाना पड़ता था। बट अब काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो अपने ऑनलाइन वीडियोस बनाते हैं, उनका कंटेंट काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो आप अपना जो भी आप टाइम आप इंटरनेट में स्पेंड करते हैं, व्हाट आई वुड एडवाइज इज दैट यू कैन वॉच दीज वीडियोस। अब कभी आपको पढ़ने का नहीं मन कर रहा, कभी आपको लग रहा है कि मुझे किताब टेक्स्ट बुक कन्वेंशनल लर्निंग मेथड से मैं नहीं पढ़ पा रहा, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। एंड आपका थोड़ा ये भी है कि व्हाट आई फील कि हम वीडियोस से चीज़ें ज़्यादा जल्दी ग्रास्प करते हैं एज कम्पेयर टू रीडिंग टेक्स्ट बुक्स, बिकॉज उसका जो स्टिमुलस होता है दैट इज अ बिगर स्टिमुलस। सो या तो सर मतलब लाइक अब कैसा लग रहा है, यू आर लिविंग योर ड्रीम एक्चुअली, तो ये सारे एफर्ट्स वर्थ इट लग रहे हैं, आप कैसा फील करते हो? डेफिनेटली इफ यू वांट टू बी अ डॉक्टर सो दिस इज टोटली वर्थ इट। आई मीन जितने भी आप आवर स्पेंड कर रहे हैं, आप कभी ये मत सोचिए कि दीज विल गो इन वेन। Being a doctor is a great feeling, and that gives you a great opportunity to help everyone, and overall it is a great feeling. ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने अपने बेसिक स्टाइल में से इतना समय हमें टाइम दिया है। रियली होप जो बच्चे देख रहे हो वो अब एक और अच्छे से एकदम चार्जअप हो गए और अच्छे से अब अपनी तैयारी शुरू कर दे। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। Kids, do you know that PGI is ranked second among the medical colleges in India in 2021 by NIRF? सो बच्चे PGI एक पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है, सो डेफिनेटली यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट MBBS कोर्सेज नहीं है, लेकिन अगर कोई PG करना चाहता है राइट मेडिसिन के किसी भी डिसिप्लिन में, तो वो यहाँ पे की जा सकती है। पोस्ट डॉक्टरल कोर्सेज है यहाँ पर। और उसके अलावा जो बच्चे MBBS नहीं करना चाहते, मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े रहना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए और उसके साथ साथ यहाँ पर आप नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाय किड्स, तो ये थी हमारी छोटी सी कोशिश आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, बिकॉज जब आप एक डॉक्टर के मुंह से सुनते हो कि उन्होंने भी अपनी प्रिपरेशन में यही सब स्ट्रगल किया है और उन चीज़ों को ओवरकम करके उस अपने ड्रीम को पूरा किया है, तो नेचुरली हम भी चार्ज अप फील करते हैं। सो इस तरह की वीडियोस को अगर आप और देखना चाहते हो, इस तरह का कुछ और कंटेंट चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कोई कमी लगी हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, अगली बार हम डेफिनेटली इंप्रूव करेंगे। सो बैकएंड से सपोर्ट के लिए स्पेशल थैंक्स है अमन को और हमारे चैनल मैनेजर हकीम सर को। थैंक यू एवरीवन।